हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को नीड, डेयर और यूज टू ये जो तीन शेष मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपके बचे हुए हैं इसी को बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोज में आप लोगों ने कैन कुड, शैल शुड, मे माइट, विल वुड, मस्ट और ऑट टू को पढ़ लिया है। आज का क्लास जो होगा नीड, डेयर और यूज टू से रिलेटेड होगा, यानी इसी के बारे में हम लोग इस क्लास में एनालिसिस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले नीड और डेयर से। देखिए, नीड और डेयर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। इन दोनों का अर्थ जो होता है, देखिए नीड का अर्थ क्या होगा? जरूरत होना या आवश्यकता होना भी होता है, जबकि डेयर का अर्थ होता है साहस करना या हिम्मत करना। नीड, डेयर हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको हम लोग मॉडल कहते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब। साथ में एक बात और याद रखना है कि नीड, डेयर मॉडल का तो काम करते ही हैं, ये मेन का भी काम करने लगते हैं। बाकी के जितने भी आप मॉडल्स पढ़े थे वे सारे मेन वर्ब के जैसा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन नीड और डेयर जो है ये मॉडल होते हुए भी, यानी हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी मुख्य क्रिया का भी काम करता है। और इसी कारण इन दोनों को हम लोग एक नया नाम से जानते हैं, सेमी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, यानी इसको हम लोग सेमी मॉडल के नाम से जानते हैं। किसी किसी किताब में आप देखेंगे कि इसको मार्जिनल भी लिख देता है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सेमी या मार्जिनल जैसे ही नाम लिया जाए तो आपके माइंड में दो वर्ड आनी चाहिए, नीड और डेयर। नीड का अर्थ होता है जरूरत होना, जबकि डेयर का अर्थ होता है साहस करना। साहस करना के जगह यदि कोई हिम्मत करना भी बोल दे तो बात सेम है, हिम्मत करना। और जरूरत होना के जगह कोई बोल दे आवश्यकता होना तो यह भी बात बराबर है, आवश्यकता होना या जरूरत होना सेम है। ठीक है, तो नीड, डेयर को और बेहतर तरीका से जानने के लिए हम लोग मॉडल और मेन इन दोनों में डिफर को समझेंगे, यानी दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है, देखिए मॉडल जो रहेगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और एक तरफ कर देते हैं मेन वर्ब। तो दोनों में अंतर क्या आएगा? पहला अंतर तो ये होगा कि जितना भी मॉडल रहेगा ये अपना रूप को नहीं बदलता है, मतलब ये V2, V3, V4 या V5 फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जबकि मेन वर्ब यदि कोई है तो V1 तो होता ही है, उसका V2, V3, V4 और V5 फॉर्म में लिखा जा सकता है। मॉडल इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जबकि मेन वर्ब V1 से लेके V5 तक फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, एक अंतर हुआ। दूसरा यह कि मॉडल सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार यह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा नॉट चेंजेबल। नॉट चेंजेबल, ये बदलेगा नहीं। जैसे सब्जेक्ट अगर ही है तो ही के साथ सपोज मान लीजिए अगर ही लिखें और ही के साथ यहाँ पर कैन आया, मॉडल है, तो आई रहेगा तो भी कैन लिखेंगे, सी रहेगा तो भी कैन लिखेंगे, दे रहेगा तो भी कैन लिखेंगे। ठीक है ना। लेकिन मेन वर्ब जो रहेगा यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंजेबल, यह सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को बदल सकता है। मेन वर्ब रहेगा तो ये मेन हो गया और ये हो गया मॉडल। मॉडल अपने आप को नहीं बदलता है, दूसरा नियम हुआ। तीसरा इसमें अंतर जो होता है ये होता है कि ये खुद ही, जितने भी मॉडल होते हैं ये खुद ही ऑक्सिलियरी वर्ब हैं, तो इनके साथ हम लोग नॉट को लगा सकते हैं। या अगर प्रश्न करना हो तो इन्हें सब्जेक्ट के पहले लिख सकते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन दे देते हैं। यानी मॉडल चूंकि हेल्पिंग वर्ब है तो हम लोग नॉट इसके साथ लगा सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को यानी ऑक्सिलियरी वर्ब को लिख सकते हैं ताकि प्रश्न बना सकें। जबकि मेन के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। मेन वर्ब के बाद
हम लोग नॉट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, या मेन वर्ब के पहले नहीं लगा सकते हैं। कब लगाएंगे? जब मेन वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो उस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा सकते हैं, और तब जाके इसके बाद आप मेन वर्ब को लिख सकते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे तब मेन वर्ब को। मतलब क्या हुआ कि जब मेन वर्ब रहेगा किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर अलग से हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लानी होगी, लेकिन इसमें लाने की आवश्यकता नहीं है, तो खुद ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चौथा अंतर ये होता है कि जितने भी मॉडल होते हैं इनके बाद मेन वर्ब जब आएगा तो यह V1 फॉर्म में लिखा जाएगा, इंपॉर्टेंट रूल है ये। जबकि अगर मेन वर्ब होगा और एक और मेन वर्ब आना हो तो वह मेन वर्ब 2 + V1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। देखिए दोनों में अंतर क्या आया कि मॉडल रहेगा, जैसे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो या नीड, डेयर जो भी हो, तो ये सबके बाद V1 आएगा। तो V1 आएगा तो इसका मतलब कि वो मॉडल है। जबकि मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट V1 नहीं आता है, मेन तो खुद एक वर्ब हो गया, इसके बाद एक और वर्ब आएगा तो वह वर्ब इन्फिनेटिव के रूप में लिखा जाएगा, मतलब 2 के साथ लिखा जाएगा। तो ये दोनों में अंतर हुआ, मॉडल और मेन वर्ब में। अगर ये अंतर आप भली भांति समझ जाएंगे तो फिर नीड और डेयर के बारे में आप लोग को बेहतर तरीका से समझ में भी आएगा, ठीक है। एक बार और इसको रिपीट कर, मॉडल हेल्पिंग वर्ब जब रहेगा तो V2, V3, V4 फॉर्म में उसे बदला नहीं जा सकता है, जबकि मेन वर्ब रहेगा तो वह V2, V3, V4 या V5 फॉर्म में बदला जा सकता है। सेकेंड रूल या सेकेंड डिफरेंट होगा कि सब्जेक्ट के बाद जो मॉडल आएगा वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, नॉट चेंजेबल, मतलब अपने आप को बदलेगा नहीं। जबकि मेन वर्ब रहेगा तो वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल सकता है या टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल सकता है। थर्ड अंतर जो रहेगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी मॉडल तो खुद हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ आप नॉट लगा सकते हैं। साथ ही इंट्रोगेटिव बनाने में भी हम लोग हेल्पिंग यानी ऑक्सिलरी वर्ब का जो मॉडल है उसका यूज सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं तो वह इंट्रोगेटिव बना देता है, जबकि मेन के साथ ऐसा नहीं होता है। मेन का इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग लाते हैं। चौथा नियम यह होता है कि मॉडल के बाद V1 आएगा, जबकि मेन के बाद अगर कोई मेन और आएगा तो वह V1 फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, 2 + V1 के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ गए, तो आगे इसको और समझाते हैं। तो मॉडल और मेन में तो आप अंतर समझ गए। अब नीड और डेयर किस तरह से सेंटेंस में यूज किए जाते हैं इसको भी समझ लिया जाए। कब ये मॉडल होगा और कब ये मेन होगा, इस बात को हम लोग को समझना होगा। हालांकि देखिए मॉडल हो या मेन हो, दोनों ही कंडीशन में समान अर्थ में इनका यूज किया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझा जाए। देखिए जैसे मैं लिखूं, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस कंडीशन को यानी जो लिखा गया सेंटेंस है इसको अगर हम बनाना चाहें तो मॉडल से बनाएंगे या मेन से, तो देखिए ये दोनों से बनाया जा सकता है। हम पहले मॉडल से बनाते हैं। मुझे आई, मॉडल में जरूरत होना के लिए यानी जरूरत के लिए क्या है, नीड है, तो लिखेंगे आई नीड, नहीं के लिए लगा देंगे नॉट, क्योंकि नीड मॉडल है और मॉडल है तो मॉडल के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम डायरेक्ट नॉट लगा सकते हैं। आई नीड नॉट, जाने के लिए होता है गो, तो यहाँ पर लिख दिए आई नीड नॉट गो, वहाँ के लिए होता है देयर, तो यहाँ पर क्या लिख दिए देयर, आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका बना मॉडल से। इसी सेंटेंस को इस बार हम बना देते हैं मेन से, ठीक है। देखिए आई नहीं के लिए कुछ चाहिए तो नहीं के लिए यहाँ पर अब नीड नॉट तो लगाएंगे नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको रखना नहीं है, मेन वर्ब के रूप में इसको रखना है। नीड को किस रूप में रखना है, मेन वर्ब के रूप में, तो लिखेंगे आई डू नॉट नीड, और जैसे ही डू नॉट एक हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इसका मतलब अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, अब ये बन गया है क्या, मेन वर्ब। तो आई डू नॉट नीड और यहाँ पर टू गो लिखना पड़ेगा, टू गो देयर, क्योंकि जब ये मेन वर्ब है
तो मेन वर्ब के बाद अभी इसके पहले जो अंतर बताया है उसमें ये बताया है कि मेन वर्ब के बाद फिर एक वर्ब आता है तो वह टू के साथ लिखा जाता है। तो देखिए मेन के बाद जो दूसरा वर्ब लिखा गया इन्फिनिटिव रूप में है टू गो, तो यानी आई डू नॉट नीड टू गो देयर, इसका मतलब भी वही हुआ जो ऊपर वाले का। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर नीड का इस्तेमाल हम लोग मॉडल के रूप में लिए हैं और यहाँ पर नीड का इस्तेमाल हम लोग मेन वर्ब के रूप में किए हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं डेयर से। ठीक है, उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं है, या वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। बात बराबर है। देखिए इसको हम लोग बनाएंगे पहले मॉडल से, ही, और हिम्मत करना के लिए होता है डेयर, चूंकि नहीं है तो डेयर नॉट लगा देंगे। और डेयर के साथ नॉट क्यों लगा, देखिए डेयर यहाँ पर सब्जेक्ट अनुसार बदले नहीं है, मतलब यह मॉडल के रूप में है, मेन वर्ब के रूप में नहीं है। ही डेयर नॉट गो देयर, है ना, ही डेयर नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की, वहाँ देर मतलब वहाँ जाने की साहस नहीं है, या वो वहाँ जाने की साहस नहीं करता है। इसी को अगर हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज कर दें तो देखिए ही निगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर ही के साथ डज लगा देंगे, ही डज नॉट, तब यहाँ पर लाएंगे डेयर टू गो देयर। तो इस सेंटेंस में डेयर का यूज जो किया गया है मेन वर्ब के रूप में किया गया, ये मेन वर्ब के रूप में है। पता कैसे चल रहा है, तो देखिए इसकी सहायता के लिए अदर हेल्पिंग वर्ब का हम लोग सहायता लिए हैं। तो जब डेयर और नीड की सहायता के लिए कोई दूसरे हेल्पिंग वर्ब आए हों तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है। और जब यह खुद ही निगेटिव बना सके, जैसे यहाँ पर बनाया है या यहाँ पर बनाया है, तो इसका मतलब यह कि यह मॉडल के रूप में यूज किया गया है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने निगेटिव सेंटेंस को लिखा है, दोनों में निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव ही क्यों लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस को क्यों नहीं लिखा है, इसको भी समझ लिया जाए। देखिए नीड और डेयर जो हैं ये ऐसे मॉडल हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिनका यूज हम लोग यदि मेन वर्ब के रूप में करें, मेन वर्ब के रूप में करें तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तीनों में प्रयोग किया जाता है। इस बात को एक बार फिर से समझिए, नीड और डेयर का यूज यदि हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं, मेन वर्ब के रूप में नीड और डेयर को लाते हैं, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस में भी सही होता है, निगेटिव में भी सही होता है, इंट्रोगेटिव में भी सही होता है। लेकिन मेन वर्ब के रूप में जब आएगा तो हो सकता है कि नीड का नीडेड हो जाए, डेयर का डेयर्ड हो जाए, नीड का नीड्स हो जाए, डेयर का डेयर्स हो जाए, क्योंकि रूप बदलने लगेगा। लेकिन सेंटेंस तीन तरह का यूज किया जाएगा, तीनों में इसको लिखा जा सकता है। लेकिन इसी नीड और डेयर को, इसी नीड और डेयर को यदि हम मॉडल की तरह इस्तेमाल करें तो वैसे कंडीशन में इसका यूज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा इस सेंटेंस में नहीं करते हैं, सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। तो इस बात को भी क्लियर कर लेना है कि नीड और डेयर जब आएगा तो मेन वर्ब के रूप में वह किसी भी तरह का सेंटेंस में, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव, इन तीनों सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। सिर्फ नीड और डेयर मॉडल के रूप में जब रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होगा। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखिए मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, नहीं को हटा देते हैं, तो इस सेंटेंस को यदि आई नीड, नॉट हटा, आई नीड गो देयर लिखा जाए तो ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस है आई और डू नॉट को हटा के आई नीड टू गो देयर कर दें, आई नीड टू गो देयर, तो ये सेंटेंस सही होगा। वजह देखिए, ऊपर वाला में नीड जो है V1 को लेकर आया, मतलब ये मॉडल है। नीचे वाला में नीड जो है वो टू गो को लेकर आया, इन्फिनिटिव को, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के रूप में या अफर्मेटिव में यूज किया जा सकता है, नीड या डेयर दोनों ही। लेकिन जैसे ही निगेटिव आ जाता है, अफर्मेटिव आता है, तो अफर्मेटिव में मॉडल के रूप में इसका यूज नीड और डेयर का नहीं किया जाएगा। ठीक है, दोनों का यूज और हम कुछ एग्जाम्पल से आप लोग को समझा देते हैं।
देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एरर पार्ट इन द गिवन सेंटेंसेज। यहाँ पर 8 सेंटेंसेज को मैंने लिखा हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं एरर पार्ट होगा। हो सकता है कि कोई सही भी हो, लेकिन एरर हम लोग को चुनना है। एरर चुनना क्या से है, तो हम लोग देखेंगे कि नीड और डेयर का यूज कहाँ पर मेन वर्ब के रूप में हुआ है और मेन वर्ब के रूप में वह सही है या नहीं, या कहाँ पर मॉडल के रूप में हुआ है और मॉडल के रूप में उसका यूज सही है या गलत है। इसी को हम लोग पकड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है सी डेयर टू वेक्स मी। इस क्वेश्चन को हम पढ़ें तो देखिए मेरे माइंड में क्या क्या आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आप भी काम करेंगे। सी और सी चूंकि थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर डेयर लगा, तो मेरे माइंड में एक बात आ गया कि मॉडल है, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग ये बदला नहीं है, मॉडल है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो देखिए कि टू वेक्स आया है। टू वेक्स तो इन्फिनिटिव है और मॉडल के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। मॉडल के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। तो अब आपके सवाल में, तो अब आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि सर इस टू को हटा दें। अगर हम इस टू को हटा देते हैं, चलिए हटा देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, सी डेयर सही है यहाँ तक। डेयर के बाद चूंकि ये मॉडल है, अभी फिलहाल इसको मान लेते हैं कि मॉडल है, तो यदि ये मॉडल है तो मॉडल के बाद V1 आना चाहिए, ये भी सही हो गया। सी डेयर वेक्स मी। लेकिन फिर भी ये गलत इसलिए है क्योंकि जो दिया गया सेंटेंस है ये तो अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज नहीं होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए नोट लगा नहीं है, ना ही इंट्रोगेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी पॉजिटिव सेंस वाले में, सकारात्मक अर्थ को रखने वाले में हम लोग नीड और डेयर का यूज नहीं करते हैं। तो अब ये गलत सेंटेंस है। सही कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस मॉडल को काट देते हैं, सी डेयर्स, और जो टू यहाँ पर लगा था इस टू को लगा देंगे, सी डेयर्स टू वेक्स मी। यानी ये मॉडल नहीं रहेगा, ये किस रूप में रहेगा, मेन वर्ब के रूप में लिखा जाए तो सही होगा। अब ये सही सेंटेंस हो गया क्योंकि मेन वर्ब के रूप में डेयर का यूज अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में किया जाता है। 2 नंबर पे आते हैं, सी नीड, बिल्कुल उसी तरह सी नीड। लग रहा है कि नीड यहाँ पर मॉडल है, लेकिन आगे देखिए टू डिस्टर्ब है यानी इन्फिनिटिव आया, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, सी नीड्स टू डिस्टर्ब मी। अब ये सही हो गया। अगर हम यहाँ पर भी टू हटाते हैं, सी नीड डिस्टर्ब मी करते तो यह भी अफर्मेटिव हो जाता और अफर्मेटिव में नीड का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन, आई नीड ए पेन। इस क्वेश्चन में देखा जाए नीड जो है मॉडल तो नहीं है, मॉडल इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद V1 नहीं आया है। पेन ये तो नाउन है, मतलब यहाँ पर ये नीड जो है मेन वर्ब के रूप में है, और यदि यह मेन वर्ब के रूप में है तो मेन वर्ब के बाद किसी नाउन को तो लिखा जा सकता है। तो देखिए आई नीड, मुझे आवश्यकता है, ए पेन, एक कलम की, ये सही है, लेकिन यह मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ। ही नीड्स, यहाँ पर देखा जाए ही नीड्स, ही के अकॉर्डिंग नीड्स बदला हुआ है, टेंस के अकॉर्डिंग भी बदला है, प्रेजेंट टेंस हो गया, तो यानी ये मेन वर्ब के रूप में है, और ये मेन वर्ब के रूप में है तो ए पेन यहाँ पर भी सही है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में यू डोंट, यू के साथ डोंट नीड, नीड को हम अंडरलाइन किए हैं। हम देख रहे हैं कि नीड के पहले एक अदर हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो इसका मतलब ये तय हो गया कि ये मॉडल नहीं रहा, ये मेन हो गया। और यदि ये मेन हो गया तो मेन के बाद तो डायरेक्ट V1 नहीं आएगा ना, टू लगाना पड़ेगा, टू हेल्प हिम। अब ये सही हुआ, यहाँ पर टू लगाना है। रोहन डज नॉट डेयर, इसमें भी उसी तरह का है। डेयर आपका मेन इसलिए है क्योंकि इसके पहले देखिए एक और हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब अब नहीं रहा, मेन हो गया। और जब मेन हुआ तो इसके बाद टू आना चाहिए, तब वर्ब 1, टू फेस मी। अब ये सही हो गया। 7 नंबर, सी डेयर हेल्प हर। देखिए अगर हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, सी डेयर्स हेल्प हर, तो ये अभी भी गलत है। अगर हम ऐसे देखें कि सी डेयर, डेयर मान लेते हैं मॉडल है, तो यदि ये मॉडल है तो मॉडल के बाद V1 आना चाहिए, आया है, लेकिन चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में ऐसा यूज होता नहीं है, यानी डेयर का यूज मॉडल के रूप में नहीं होता है, ये गलत है। हम लोग क्या करेंगे, सी के साथ डेयर्स लगाएंगे, साथ ही हेल्प के पहले टू भी लगाएंगे, सी डेयर्स टू हेल्प हर। ठीक है। सी, अगला क्वेश्चन है सी नीड, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, सी नीड्स टू हेल्प हिम।
या एक और तरीका था कि हम इसको निगेटिव में बदल देते तो डेयर रहता, सी डेयर, और यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, सी डेयर, इस नहीं लगाते हैं, सी डेयर नॉट हेल्प हर, तो ये सही हो जाता, निगेटिव में चला जाता। उसी तरह सी नीड नॉट हेल्प हिम लगा देते हैं तो ये निगेटिव में चला जाता, सही हो जाता। चलिए इसको हम एक निगेटिव सेंटेंस के रूप में भी ले लेते हैं जो कि मॉडल का काम करेगा। जैसे सी लिख दिए, सी आगे है डेयर, सी डेयर नॉट हेल्प है, टू नहीं लगाएंगे, हेल्प मी, सी डेयर नॉट हेल्प मी, ये निगेटिव हो गया। और निगेटिव में सी के अनुसार डेयर में एस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मॉडल है, और मॉडल में सी के अनुसार या टेंस के अनुसार ये बदलेगा नहीं। उसी तरह इसका भी निगेटिव अगर हम बनाएं तो सी नीड्स है तो सी नीड हो जाएगा, नॉट लगा देते हैं, निगेटिव में ले लेते हैं, सी नीड नॉट हेल्प, और आगे है हिम तो इस जगह पर हिम लगा दिए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि निगेटिव में डेयर और नीड का प्रयोग हम करते हैं मॉडल के रूप में, लेकिन अफर्मेटिव में रहेगा तो नीड और डेयर का यूज हम लोग अफर्मेटिव में नहीं करते। तो जितने भी बोर्ड पर मैंने एग्जाम्पल्स को अभी समझाया, आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करें, और जितना भी इस पर आधारित आपको कहीं क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखें कि कहाँ पर मेन वर्ब है, कहाँ पर मॉडल के रूप में इसका यूज़ किया गया है, और जितना भी हो सके अधिक से अधिक इस पर आप क्वेश्चन बनाइए। आगे हम लोग अब जानेंगे यूज टू का प्रयोग। देखिए यूज टू का यूज अब हम लोग जानेंगे। यूज्ड टू दो सेंस में यूज किया जाता है, एक मॉडल के रूप में और एक एडजेक्टिव के रूप में। ये थोड़ा अलग है एडजेक्टिव वाला। मॉडल के रूप में यदि यूज टू आया रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बाकी के मॉडल की भांति इसमें भी V1 आएगा, लेकिन यूज टू यदि एडजेक्टिव फॉर्म में रहा तो इसके बाद V4 का यूज हम लोग करेंगे, यानी वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे। यूज टू के बाद V1 भी आएगा और यूज टू के बाद V4 भी आएगा। यूज टू के बाद जब V1 आएगा मतलब ये मॉडल है, यूज टू के बाद जब V4 आएगा तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। लेकिन हम लोग को उल्टा समझना होगा, ये देखना होगा कि यूज टू कब मॉडल है और यूज टू कब एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर ऐसा पहचान कर लेते हैं मॉडल और एडजेक्टिव की, तभी हम आगे जो वर्ब दिया जाएगा एग्जामिनेशन में फिलअप करने को ये भर पाएंगे। ज़्यादातर लड़के तो इस जगह पे भी V1 भर देते हैं क्योंकि उनको याद रहता है कि यूज टू के बाद V1 आता है, लेकिन आपको पकड़ना होगा कि एडजेक्टिव है या मॉडल है। अगर ये आप पकड़ लेते हैं तो एग्जामिनेशन में इससे आपका 1 नंबर मिल सकता है। ठीक है, देखिए यूज टू का यूज हम लोग करेंगे किस सेंस में, तो इसका यूज हम लोग करते हैं पास्ट की हैबिट के लिए। तो पास्ट की हैबिट के लिए करते हैं मॉडल के सेंस में, और एडजेक्टिव के रूप में यदि आएगा तो इसका यूज हम लोग करते हैं आदि होने के अर्थ में, आदि होने के अर्थ में, या ये कहे कि एडिक्शन के रूप में। ठीक है, एडिक्शन का मतलब होता है लत। ठीक है, तो एडजेक्टिव के फॉर्म में जब ये रहेगा तो इसका मतलब होता है आदी होना, यानी उस चीज़ का आदी हो जाना, उसके बिना नहीं रहना। और जबकि पास्ट हैबिट यानी जब रोज रोज होने वाला काम रहेगा जो कि पास्ट में होता था अब नहीं होता है, तो वैसे के लिए हम लोग इसका यूज मॉडल के रूप में करते हैं। 2 एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल एक रहेगा मॉडल से। देखिए वह गाली दिया करता था। अच्छा, इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है कि वो गाली पहले देता था या अभी भी देता है। देखिए गाली दिया करता था मतलब पहले ऐसा किया करता था, पास्ट हैबिट, लेकिन अब नहीं करता है, मतलब इसको हम मॉडल से बनाएंगे। कैसे? ही और ही के जस्ट बाद लिख देंगे यूज्ड टू। यूज्ड टू यहाँ पर मॉडल हो गया, और मॉडल के बाद तो V1 चाहिए, तो गाली देना का अब्यूज होता है ABUSE, ये V1 हो गया, यानी ही यूज टू एब्यूज, वह गाली दिया करता था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एडजेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज टू का। देखिए वह गाली देने के आदी है, मतलब वो गाली अभी भी देता है। ठीक है, देखिए वो गाली देने के आदी है, उसकी इस तरह की लत है कि वो गाली देते रहता है।
तो जब इस तरह के कंडीशन में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ही, और ही के साथ इज का यूज करेंगे, ही इज यूज्ड टू, और यहाँ पर हो जाएगा एब्यूजिंग, एब्यूज नहीं होगा, एब्यूजिंग। वर्ब का चौथा रूप, यूज टू यहाँ पर मॉडल नहीं है, एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर ये मॉडल होता तो इज एम आर के बाद नहीं आता। तो एडजेक्टिव का एक पहचान भी हो गया कि इज एम आर के बाद या इस जगह पर हो सकता है वाज या वेयर भी आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में यानी आप ऐसे याद रखेंगे कि जब इज, एम, आर, वज, वर, हैज, हैव या हैड के बाद यूज टू आया हो तो यूज टू मॉडल नहीं है, क्योंकि मॉडल होता तो सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद होता ना। तो ऐसे कंडीशन में ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव अपने बाद नाउन को लेता है। तो नाउन बनाने के लिए हम क्या किए कि जो वर्ब था उसको V4 फॉर्म में बदल दिए, और ये V4 फॉर्म ये नाउन के फॉर्म में, यानी ये कौन से रूप में है, तो ये जेरंड के फॉर्म में है। जेरंड को हम लोग नाउन ही कहते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में जब आपका आएगा तो इसी जगह को खाली छोड़ दिया जाता है। तो ज़्यादातर लड़के एब्यूज ही डालेंगे क्योंकि उनको ये नज़र आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यूज टू के पहले यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आया हो तो वैसे कंडीशन में वर्ब का चौथा रूप का यूज किया जाता है। तो अब आप लोग यूज टू को भी समझ गए, और इन सारे पर यानी जितने भी मॉडल्स आपके कंप्लीट हो गए इन पर आप लोगों को प्रैक्टिस दिया जाएगा, आप लोग बनाएंगे। तो आगे वर्ब का और भी जो रूप है जैसे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट के रूप, ये सब हम लोग जानेंगे, ठीक है।